प्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं ओपी सर जी के चैनल में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। जो यह प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसे आप लोग बार बार देखें और साथ में बोले भी, जिससे कि आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो इस हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन के लिए अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है राजीव कुमार, और ऑप्शन नंबर बी दिया है अरुण गोयल, ऑप्शन नंबर सी दिया है ज्ञानेश कुमार, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सुखबीर सिंह सिंधु। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया था। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। दूसरे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त अनूप पांडे 15 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे। तो उनका स्थान लेने के लिए 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया गया, जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु दोनों सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। तो ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और सुखबीर सिंह सिंधु उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो अगला प्रश्न है, पोबी तारो वन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दिया है असम, ऑप्शन नंबर सी दिया है महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर डी दिया है बिहार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। भारत के असम राज्य के मरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर इस अभयारण्य पोबी तारो वन्य जीव अभयारण्य है। यह भारतीय गैंडों के लिए संरक्षित एक घास भूमि व आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। एक चीज बता दें कि 219 से पहले जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370
के चलते यहाँ कोई बाहरी जमीन नहीं खरीद सकता था और इसको रद्द करने से पहले केवल स्थायी निवासी ही राज्य में जमीन खरीद सकते थे। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार उद्योगों और बाहर से आए लोगों को 99 साल तक की लंबी लीज के लिए जमीन पट्टे पर दे सकती थी, जो कि अब पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया है। और इसके चलते प्रदेश सरकार यानी कश्मीर में महाराष्ट्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य है। तो यह गेस्ट हाउस मध्य कश्मीर के बडगांव जिले के इस गांव में 2.5 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा, जो श्रीनगर हवाई अड्डे के समीप और रेलवे स्टेशन से भी 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह से महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी दिया है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी दिया है 16 मार्च और ऑप्शन नंबर डी दिया है 14 मार्च। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च और ऑप्शनों पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे 8 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ओमान की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी दिया है बहरीन की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी दिया है अकाबा की खाड़ी में और ऑप्शन नंबर डी दिया है ईरान की खाड़ी में। तो इसका उत्तर होगा ओमान की खाड़ी में। यहाँ टाइप गलत हो गया है, तो इसका उत्तर भी यही होगा, ओमान की खाड़ी में। ईरान, रूस एवं चीन द्वारा ओमान की खाड़ी में संयुक्त सैनिक अभ्यास शुरू किया। इस ड्रिल को समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 कहा गया। इस अभ्यास में युद्धपोत और विमानन को शामिल किया गया। वर्ष 2019 के बाद से उनका चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के नौसेना प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। ओमान की खाड़ी अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है। साथ ही ईरान, ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात देशों के बीच मध्य पूर्व में स्थित है। यह खाड़ी अरब सागर को होर्मुज जल डमरू मध्य से जोड़ती है, जो फारस की खाड़ी में मिलती है। ओमान की खाड़ी की सीमा उत्तर में पाकिस्तान एवं ईरान और पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात से तथा दक्षिण में ओमान से मिलती है। तो अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड
यानी चुनावी बांड द्वारा सबसे अधिक राशि किस राजनीतिक पार्टी को प्राप्त हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी दिया है तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑप्शन नंबर डी दिया है राष्ट्रीय जनता दल। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी, और जिसे 6050.5 करोड़ 6050.5 करोड़ ये पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पे इस राशि का उपयोग तृणमूल कांग्रेस को मिला है, जिसे 1609.5 करोड़ मिला है। ये दूसरे स्थान पर रही है। और तीसरे स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही है, जिसे 1421.9 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। और सबसे अंतिम पायदान में राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ 72.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो नीचे से सबसे कम रहा, 0.57% रहा। कि इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। इन चुनावी बांड के जरिए कोई भी शख्स और कारपोरेट कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिना पहचान जाहिर करे अनलिमिटेड पैसा डोनेट कर सकती थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एसबीआई से फिक्स्ड डिनोमिनेशन से डोनर द्वारा खरीदा जा सकता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाता है, और फिर वह पार्टी इन बॉन्ड को कैश रकम में बदल सकती है। इन बॉन्ड की सबसे खास बात यह है कि फायदा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इकाई या शख्स को डोनर का नाम बताने की जरूरत नहीं होती थी, तथा यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को एक ऐतिहासिक फैसले में विवादित चुनावी बांडों को असंवैधानिक करार दिया था। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि किसी भी राजनीतिक दल को पैसे से जुड़ा दान देने के बदले उपकार करने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसे सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था। तो अगला प्रश्न है, किस नगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी दिया है अहमदनगर, ऑप्शन नंबर सी दिया है उस्मानाबाद और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा अहमदनगर। महाराष्ट्र का अहमदनगर या अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने अपने कैबिनेट में मंजूरी प्रदान कर दी है। तो शहर का नाम बदलने की घोषणा से पहले पिछले साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की थी। अब बता दें कि अहमदनगर शहर का नाम अहमद निजाम शाह के नाम पर पड़ा था, जिन्हें 15वीं शताब्दी में निजाम शाही राजवंश और अहमदनगर शहर की स्थापना की थी। अगर महाराष्ट्र के शहरों के नाम बदलने की बात करें तो 2022 में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्रमशः संभाजी नगर यानी औरंगाबाद का नाम संभाजी और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया। औरंगाबाद और
उस्मानाबाद का नाम बदलने की मांग सबसे पहले दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने की थी। इस तरह से नाम बदलने की सिलसिला चलता आ रहा है। और अगला प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 11 मार्च 2024 और ऑप्शन नंबर बी दिया है 12 मार्च 2024, ऑप्शन नंबर सी दिया है 13 मार्च 2024 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 15 मार्च 2024। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 मार्च 2024। तो भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का पहला सफल फ्लाइट परीक्षण किया और जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया था। तो इस मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत की पहुंच चीन और पाकिस्तान सहित विश्व के लगभग आधे देश यानी आधी दुनिया तक विस्तारित हो चुकी है। यह मिसाइल लगभग 5000 किलोमीटर दूरी तक अपने मार कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल करीब 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। भारत पृथ्वी की वायुमंडलीय सीमा के अंदर और बाहर शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में भी क्षमता विकसित कर ली है। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा तट पर 11 मार्च 2024 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लागू करने की अधिसूचना जारी की गई। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया 10 अप्रैल 2019, ऑप्शन नंबर बी दिया है 11 मार्च 2019, ऑप्शन नंबर सी दिया है 11 मार्च 2024 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 11 मार्च 2023। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 मार्च 2024। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पड़ोसी देश अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे अब भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी 31 दिसंबर 2014 से जो भी व्यक्ति यहाँ भारत में रह रहा है वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है और जिसकी अधिसूचना 11 मार्च 2024 को प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कामधेनु कहाँ शुरू किया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी दिया उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी दिया जम्मू कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी दिया उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने जम्मू, सांबा और कठुआ पुलिस रेंज से पशु तस्करी के बड़े पैमाने पर समस्या को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल तत्काल तस्करी गतिविधियों से निपटना है बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे के मास्टरमाइंडों को भी निशाना बनाना है। इस ऑपरेशन के तहत मवेशी तस्करी में शामिल वाहन चालक व सहचालक
के साथ साथ मुख्य साजिशकर्ता का नाम FIR में दर्ज होगा और उसके साथ मवेशी तस्करी में शामिल वाहन का इंजन और चेजिस नंबर, मोबाइल नंबर के आधार पर कार्ड नंबर भी कैश फाइल में जोड़ा जाएगा। तो अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है क्रिस्टीना पिचकोवा, ऑप्शन नंबर बी दिया है यास्मीन जैतून, ऑप्शन नंबर सी दिया है सुनील शेट्टी और ऑप्शन नंबर डी दिया है यास्मीना जैतून। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टीना पिचकोवा। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता। अब मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीत लिया है, वही मिस लेबनान यानी ऑप्शन डी यास्मीना जैतून रनर रही, जबकि भारतीय जो भारत से भाग ली थी सुनील शेट्टी ये 8वें स्थान पर रही। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत 193 देशों की सूची में किस पायदान पर रहा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया 134वां, ऑप्शन नंबर बी दिया 108वां, ऑप्शन नंबर सी दिया 122वां और ऑप्शन नंबर दिया 101वां। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 134वां। मानव विकास सूचकांक में 193 देशों की सूची में भारत को 134वां स्थान पर रखा गया है। वहीं लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को 108वें स्थान पर रखा गया है। अब पिछले साल यानी 2021 में मानव सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर था, जबकि लैंगिक सूचकांक में 122वें स्थान पर था। तो आज का प्रश्न यहीं तक। हमें विश्वास है कि इस वीकली करंट अफेयर्स में सभी लोग जुड़े और देखें, विश्वास रखें, प्रश्न इससे बाहर का नहीं आने वाला है। सभी भर्ती परीक्षाओं में यह प्रश्न आने वाले हैं, इसको बार बार देखें, बहुत मेहनत से बनाते हैं दोस्तों। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।